गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और टाइम से भी आ चुके हैं। अक्षय सिंह, श्रेया मिश्रा, ममता यादव, दक्ष सिंह, वंदना रसिया, साहिल यादव, दिव्यांशु गुप्ता। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर इम्तियाज अहमद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे एल वन कोचिंग के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर, L1 एस्पायर ऐप के माध्यम से। अभी L1 एस्पायर ऐप तो स्टार्ट नहीं हुआ है, पर फिर भी हम लोग L1 एस्पायर ऐप से जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। तो आज का लेक्चर होगा, हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। टॉपिक सेम रहेगा, मैटर इन आवर मैटर इन आवर और मैटर इन आवर सराउंडिंग में हमने अभी तक बहुत ही बेसिक चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया है। और बेसिक चीज़ों में भी हमने क्या कंप्लीट किया है? एविडेंसेस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। हमने पिछले क्लास में पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर के एविडेंसेस के बारे में चर्चा कर लिया और उसको हमने समझ लिया। तो आई होप आपको अभी तक का लेक्चर एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रही होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अगर इन केस कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो उसको पूछिए। पूछना आपका हक बनता है और बताना मेरा फर्ज बनता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, क्योंकि आज के लेक्चर में भी हम लोग ढेर सारी बातें पढ़ेंगे। और L1 एस्पायर ऐप के बारे में हम स्किप करते हैं, क्योंकि यू ऑल पीपल नो अबाउट L1 एस्पायर ऐप वेरी वेल। कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी आप लोग को पता है। कल के क्लास में हमने आपको क्या क्या बताया था? कल के क्लास में मैंने आपको ब्राउनियन मोशन के बारे में बताया था, और ब्राउनियन मोशन के बारे में बताने से पहले मैंने आपको फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दिया था, जो हमारे काम का था। केवल हमने उसी चीज़ को डील किया था। मैंने आपको बताया था कि फ्लावर में होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का सिंगल मेंबर होता है स्टेमन। स्टेमन के अंदर पाया जाता है एंथर लोब, और उस एंथर लोब के अंदर पाया जाता है एक पाउडरी मटेरियल, एक बहुत ही बारीक पाउडरी मटेरियल पाया जाता है। एंड दैट पाउडरी मटेरियल इज कॉल्ड एज पॉलन ग्रेन, जो कि ब्राउनियन मोशन में हम लोग काम में लाते हैं। ब्राउनियन मोशन की स्टडी करने में हम लोग यूज करते हैं पॉलन ग्रेन। ब्राउनियन मोशन किसने डिस्कवर किया था? ब्राउनियन मोशन वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक नहीं बेटा, कौन? रॉबर्ट ब्राउन। तो ही वाज द फर्स्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट द ब्राउनियन मोशन, और इस ब्राउनियन मोशन का इस्तेमाल करके उन्होंने बताया था कि मैटर इज ऑफ पार्टिकल इन नेचर। और उनके एग्जाम्पल में, एक्सपेरिमेंट में मैटर क्या था? उनके एक्सपेरिमेंट में मैटर था वाटर। उन्होंने वाटर के सरफेस पर पॉलन ग्रेन को स्प्रिंकल किया था, और माइक्रोस्कोप के द्वारा एक पॉलन ग्रेन के पार्टिकल को वो विजुअलाइज कर रहे थे, वो देख रहे थे। तो पाया कि पॉलन ग्रेन के पार्टिकल जो कि वाटर की सरफेस पर है, वो स्टेशनरी नहीं है, वो रैंडम मूवमेंट शो कर रहा है। रैंडम zigzag haphazard movement शो कर रहा है। एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट वाज गिवन नेम एज ब्राउनियन मोशन। तो इस ब्राउनियन मोशन का इस्तेमाल करके उन्होंने बताया कि वाटर इज ऑफ पार्टिकल इन नेचर। वाटर जो कि एक मैटर है, तो वाटर इज ऑफ पार्टिकल इन नेचर। क्योंकि अगर वाटर के अंदर ढेर सारा पार्टिकल ना होता, वाटर केवल सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करता, तो पॉलन ग्रेन का पार्टिकल मूव नहीं करता। पॉलन ग्रेन का पार्टिकल इसी वजह से मूव कर रहा है क्योंकि वाटर के अंदर ढेर सारा पार्टिकल है, और साथ ही साथ वाटर के अंदर जो भी पार्टिकल है वो सब आपस में ही मूव कर रहे हैं, आपस में ही रैंडम मोशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जब जब पॉलन ग्रेन का पार्टिकल वाटर के पार्टिकल से टकराता है, तब तब पॉलन ग्रेन का पार्टिकल अपनी दिशा को चेंज करता है और एक रैंडम zigzag haphazard मूवमेंट को शो करता है, कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन। ओके, कुछ सवाल यहाँ पे बच्चे पूछ रहे हैं। सर, हैव यू कम्युनिकेटेड विथ निराला सर? यस सर बेटा, सुधीर यादव, मैंने निराला सर को मैंने बता दिया है, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, वो आपको बताएंगे कि क्या करना है। मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल, ओके, एग्जाम्पल ऑफ ब्राउनियन, ओके, अच्छा ठीक है। तो बच्चे एकदम ये है, पता है सुधीर यादव आप परेशान हैं और आपका परेशानी दूर करना चाहिए, तो मैंने निराला सर को बोल दिया है, वो आपको
और बताएंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, वो आपके दुख को कम करें। तो मैंने आपको ये इसके बारे में बताया था और साथ ही साथ आपको ये बताया था कि तीनों एविडेंसेस का फाइनल कंक्लूजन यही होता है। तीनों एविडेंसेस, चाहे वो मिक्सिंग ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है, चाहे वो मिक्सिंग ऑफ गैसेस है, चाहे वो ब्रोनियन मोशन है, सबकी केवल दो ही बात समझ में आती है। पहली बात ये समझ में आता है कि मैटर इज अ पार्टिकल इन नेचर, और दूसरी बात हमें ये समझ में आता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूव। यही दो चीज हमें समझ आया, पार्टिकल का बना हुआ है, साथ ही साथ वो पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। इसी वजह से सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व करता है, इसी वजह से गैस गैस में मिक्स करता है, और इसी वजह से ब्रोनियन मोशन विजुलाइज होता है। ठीक है, तो दैट वाज द समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। और आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग को तेज करने वाला सवाल हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और ये रहा आपका सवाल। When a gas jar full of air is placed upside down on a gas jar full of bromine vapor, the red-brown vapor of bromine from the lower jar go upward into the jar containing air। मतलब कि ब्रोमीन जार नीचे है और एयर का जार ऊपर है, तो ब्रोमीन का जो पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। इन दिस एक्सपेरिमेंट चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपको बताना ही कौन सा स्टेटमेंट सही है। एयर इज हैवियर देन ब्रोमीन। क्या आपको लगता है कि एयर ब्रोमीन से भारी है, इसी वजह से ब्रोमीन ऊपर जा रहा है और एयर नीचे जा रहा है। बोथ एयर एंड ब्रोमीन हैज सेम डेंसिटी। दोनों एयर और ब्रोमीन का डेंसिटी सेम है। आपको ऐसा लगता है? सी ब्रोमीन ही इज हैवियर देन एयर। क्या ब्रोमीन एयर से हैवियर है? या डी ब्रोमीन कैनॉट बी हैवियर देन एयर बिकॉज इट इज गोइंग अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट बोल रहा है कि क्योंकि ब्रोमीन जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रोमीन हैवियर एयर से हो ही नहीं सकता है। अगर हैवियर होता तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव नहीं कर पाता। तो आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा? तीन बच्चों ने इसका आंसर दिया है। वंदना को लगता है कि सी, साहिल को लगता है डी, और दक्ष को लगता है कि बी। सी डी बी, किसी को ए भी लगता है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा, अक्षय सिंह को लगता है डी। ओके, दो बच्चों को लगता है डी, साहिल और अक्षय को लगता है डी। तो मेजॉरिटी जो है वो डी की तरफ जा रहा है। ममता को लगता है बी। ओके, दक्ष और ममता दोनों को लगता है कि बी, मतलब कि बराबर है। दो को लगता है डी और दो बच्चों को लगता है बी, और एक बच्चों को लगता है सी। वंदना को लगता है सी। और कोई बच्चा जल्दी से बताइए, आपको हम 1 मिनट का समय देते हैं। अच्छा, एक है, दिव्यांशु को लगता है कि ए सही होगा, तो ए वाला भी बच्चा आ गया है। सब आ गए हैं अब, ए बी सी डी। अब बात होती है कि कौन सा सही है। तो सोच समझ के बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या है। सब लोग आंसर देंगे, चाहे गलत ही सही, पर आंसर देंगे ही देंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा आंसर गलत होगा, आपको बस आंसर देना है। ओके, संदीप ने भी रिस्पॉन्स कर दिया है बी। अभी तक कितने बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है? वंदना, साहिल, दक्ष, अक्षय 4, और यहाँ पे 3 है 7। ममता, दिव्यांशु और ये सुधीर, 8वां बच्चा को लगता है बी। मतलब कि अब मेजोरिटी जो है वो बी की तरफ जा रहा है। शशिकांत पांडे को लगता है डी। ओके ओके, मतलब कि 10 बच्चे ने तो बता ही दिया है आंसर। ओके, श्रेया को लगता है सी। श्रेया ने भी आंसर कर दिया है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि काफी बच्चों ने आंसर कर लिया है। अब जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। असल में एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा वर्ड यूज किया जिसको देखकर बच्चे जो है उस ऑप्शन से प्रभावित हो गए। कौन सा बेटा? ये जो ग्रेविटी के बारे में बोला है, बच्चे देख के बोल रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे ग्रेविटी की बात हो रही है, कुछ अच्छा स्टेटमेंट लग रहा है, तो आंसर यही होगा। बच्चे सोच रहे हैं कि आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि ये बड़ा लॉजिकल वे में बात कर रहा है। कि लॉजिकल यहाँ पे स्टेटमेंट है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में बोल दिया है कि ब्रोमीन जार को हमने नीचे रखा है और एयर वाले जार को हमने ऊपर रखा है। तो हम लोग देखते हैं कि ब्रोमीन गैस जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो
तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ऐसा इसी वजह से हो सकता है कि ब्रोमीन जो है वो हल्की है, हैवियर नहीं है, वो क्या है, हल्की है। और जो हल्की गैस होती है उस पर ग्रेविटी का प्रभाव नहीं पड़ता, इस वजह से ब्रोमीन जो है आसानी से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बच्चों को लगता है कि ये डी जो है वो सही है, पर यकीन मानिए डी जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल तरीके से गलत है। देखिए आपको जो आंसर करना है वो ऑप्शन की खूबसूरती को देख के नहीं करना है कि ऑप्शन खूबसूरत है कि नहीं। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बड़ा अच्छा लग रहा है, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं कि ऑप्शन को देख के बोलते हैं कि ये थोड़ा सा अच्छा वाला ऑप्शन लग रहा है तो यही आंसर होगा, ऐसा नहीं है। लॉजिक से हम लोग को करना है। सबसे पहला लॉजिक ये लगता है कि गैस में ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता है, ये बात याद रखो। गैसेस पार्टिकल में ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लगता है, चाहे वो हल्की गैस हो चाहे वो भारी गैस हो, उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट कभी भी नहीं लगता है। मतलब कि एयर भी जो है ऊपर की तरफ मूव कर सकती है और जो है ब्रोमीन गैस भी है वो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। मतलब कि हम अपने एक्सपेरिमेंट को उल्टा भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि ब्रोमीन वाले जार को ऊपर रख दें और एयर वाले जार को नीचे कर दें, तो एयर गैस ऊपर मूव करेगा और ब्रोमीन जो है वो नीचे मूव करेगा। क्या ब्रोमीन को नीचे रखेंगे तो ब्रोमीन ऊपर जाएगा, एयर को नीचे रखेंगे तो एयर ऊपर जाएगा। तो किसी भी तरीके से जो नीचे वाली गैस है वो ऊपर जाएगी और ऊपर वाली गैस जो है वो नीचे जाएगी। कहने का मतलब ये है कि गैस में ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये कहीं पर अपनी कॉपी में लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिएगा कि ग्रेविटी हैव नो इफेक्ट ऑन गैस पार्टिकल। लिख लीजिए बेटा, ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट ऑन गैस पार्टिकल। गैस पार्टिकल पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो मूव कर सकता है ऊपर की तरफ। अच्छा, दक्ष ने एक स्टेटमेंट बोला है, सर अगर दोनों की डेंसिटी सेम नहीं होती है तो एयर का कलर चेंज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे जो डेंसिटी का जो मैटर है वो कलर से कोई लेना देना नहीं है। कलर तो एक अलग प्रॉपर्टी है, डेंसिटी जो है वो अलग प्रॉपर्टी। तो डेंसिटी को कलर से देखा जाए या कलर को डेंसिटी से देखा जाए, इसके बीच में कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे समझिएगा कि एक तरफ एयर है और दूसरी तरफ ब्रोमीन है, तो सीधी सी बात है कि दोनों जगह अलग अलग तरह का पार्टिकल होगा। एयर में अलग तरह का पार्टिकल है और ब्रोमीन में अलग तरह का पार्टिकल है। क्योंकि पार्टिकल अलग तरह का है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉपर्टी भी क्या होगा, अलग तरह का होगा। और प्रॉपर्टी में हम लोग किसकी बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं, तो डेंसिटी भी क्या होगा, अलग होगा। एयर की डेंसिटी अलग होती है और ब्रोमीन की डेंसिटी अलग होती है। सवाल है कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और किसकी डेंसिटी कम होती है, तो हम लोग बोलते हैं कि ब्रोमीन हैज़ हायर डेंसिटी bromine has high density as compared to air, as compared to air। अगर हम लोग एयर से कंपेयर किया जाए तो ब्रोमीन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ब्रोमीन जो होता है वो एक बड़ा पार्टिकल है। ब्रोमीन जो है एक बड़ा सा पार्टिकल है, एयर का पार्टिकल छोटा होता है। आप पीरियोडिक टेबल से ही आइडिया लगा सकते हो। एयर में क्या मौजूद होता है, एयर में ऑक्सीजन मौजूद होता है, नाइट्रोजन मौजूद होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। तो जितने भी एटम है, चाहे कार्बन की बात करें, चाहे नाइट्रोजन की बात करें, चाहे ऑक्सीजन की बात करें, पीरियोडिक टेबल में पहले आते हैं। पहले आते हैं मतलब कि छोटे एटम है, और छोटे एटम है मतलब कि डेंसिटी कम है। अगर हम ब्रोमीन को देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में ब्रोमीन काफ़ी बाद में आता है। काफ़ी बाद में आने का मतलब एक बड़ा सा एटम है, और क्योंकि ये बड़ा सा एटम है तो यहाँ पर डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन कट गया। एयर इज हैवियर देन ब्रोमीन, बिल्कुल गलत है। ब्रोमीन इज हैवियर देन एयर। बोथ एयर एंड ब्रोमीन हैज सेम डेंसिटी, बिल्कुल गलत है। अब क्योंकि दोनों अलग अलग तरह का गैस है तो दोनों की डेंसिटी क्या होगी, अलग अलग हो जाएगा। ब्रोमीन इज हैवियर देन एयर, बिल्कुल सही। ब्रोमीन जो होता है वो एयर से हैवियर होता है, तो ये सी ऑप्शन सही है। ब्रोमीन कैनॉट बी हैवियर देन एयर बिकॉज इट इज गोइंग अपवर्ड अगेंस्ट डेंसिटी। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और कुछ बच्चों ने सी आंसर दिया था, मेरे ख्याल से वंदना ने दिया था सबसे पहले। वेरी गुड। संदीप, साहिल, वेरी गुड। श्रेया ने भी आंसर दिया था, वेरी गुड। समझ में आ गया। अक्षय सी, दक्ष सी, अब सबको समझ में आ गया ना। ममता सी, वेरी गुड।
I can see everyone answer is C. Okay. बढ़िया. चलिए, लेट्स मूव टू आवर टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम लोग होमवर्क से. कैन यू थिंक ऑफ वन मोर एग्जांपल ऑफ ब्राउनियन मोशन? कल मैंने आपको जाते जाते एक होमवर्क दिया था कि ब्राउनियन मोशन का एक और एग्जांपल बताइए. एक एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिया था, मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. वो एक एग्जांपल था. इसी के मिलता जुलता एक और एग्जांपल आपको बताना था. कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी किया था और कुछ बच्चों ने अभी आंसर भी दिया है कि उनको क्या लगता है. एक और सवाल. एक मिनट सर. विच एसिड इज नोन एज H2SO4? सल्फ्यूरिक एसिड बेटा. H2SO4 को ऐसे लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, चलिए फिर से रिज्यूम करते हैं. तो मैं यहाँ पर ये बोल रहा था कि जो डस्ट पार्टिकल है जो कि एयर में सस्पेंडेड होते हैं, वो भी क्या करते हैं कि ब्राउनियन मोशन को शो करते हैं. दे आर ऑल्सो शोइंग द ब्राउनियन मोशन. ठीक है. और ब्राउनियन मोशन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डस्ट पार्टिकल इज अ सॉलिड पार्टिकल और एयर जो है गैशियस मीडियम को रिप्रेजेंट करता है. तो ब्राउनियन मोशन, आप रोशनदान की तरफ देखिए तो आपको अपने आप ही महसूस होगा कि वहाँ पर क्या होता है, ब्राउनियन मोशन होता है. तो इसीलिए अगर हम डेफिनेशन को याद करा जाए, मैंने आपको कल ब्राउनियन मोशन का डेफिनेशन बताया था, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको बताया था. वहाँ पे मैंने दो चीज़ों के बारे में बताया था कि जो पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो हम लोग सॉलिड पार्टिकल लेते हैं, जैसे कि पॉलन ग्रेन इज सॉलिड, डस्ट पार्टिकल इज सॉलिड. पर जिस मीडियम में ब्राउनियन मोशन देखने को मिलता है वो मीडियम दो हो सकता है, या तो लिक्विड भी हो सकता है या तो गैस भी हो सकता है. सॉलिड मीडियम में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड का पार्टिकल जो है वो मूव ही नहीं करता है, तो वहाँ पे ब्राउनियन मोशन होगा ही नहीं. तो अगर सॉलिड को सॉलिड में देखें तो नहीं होगा, सॉलिड को लिक्विड में देखें तो ब्राउनियन मोशन देखने को मिलेगा, और सॉलिड को गैस में देखें तो भी वहाँ पर ब्राउनियन मोशन देखने को मिलेगा. ठीक है. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्राउनियन मोशन. लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा. देखिए यहाँ पर क्या क्या बच्चे बातें कर रहे हैं. अभी किसकी वीडियो चली? वीडियो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, प्लीज. ओके, बढ़िया. So that is all about the evidences of particle nature. Let's move on to next slide. Characteristics of particles of matter. अब जो एक बात तो साबित हो गया कि मैटर जो है वो पार्टिकल का बना हुआ होता है. मैटर के अंदर ढेर सारे पार्टिकल होते हैं, अनगिनत पार्टिकल होते हैं, और हमने इसको प्रूफ भी कर लिया एविडेंसेस से कि हम साबित कर सकते हैं कि मैटर के अंदर ढेर सारा पार्टिकल होता है. अब दूसरी बात होती है कि जो पार्टिकल है मैटर के अंदर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या, उसकी खास खास बातें क्या. तो हमारे सिलेबस में चार खास बातों के बारे में जिक्र किया गया है कि पार्टिकल ऑफ मैटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय फोर पॉइंट्स, इज कैरेक्टराइज्ड बाय फोर थिंग्स, एंड दोस फोर थिंग्स आर, देयर आर फोर कैरेक्टरिस्टिक. चार कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लोग बात करते हैं. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. काफी स्मॉल होते हैं पार्टिकल के मैटर. इनफैक्ट इतने स्मॉल होते हैं कि हम उन पार्टिकल को अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं. अगर हमें देखना पड़ेगा तो हमें एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी. तो पहली खास बात पार्टिकल का जो कि मैटर के अंदर मौजूद है वो ये कि पार्टिकल की साइज बहुत 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 कम होती है. इसको हम लोग अपने से देख नहीं पाते हैं. दूसरी खास बात पार्टिकल का कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. हमने तो आपको एक बात बता दिया कि मैटर के अंदर ढेर सारा पार्टिकल होता है. तो ये जो ढेर सारे पार्टिकल हैं उनका साइज काफ़ी काफ़ी छोटा होता है. और दूसरी बात है कि जो ढेर सारे पार्टिकल हैं उन ढेर सारे पार्टिकल के बीच में
या पार्टिकल पार्टिकल के बीच में स्पेस पाया जाता है, एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। और इसका एक टेक्निकल टर्म भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइड। हम लोग वॉइड का भी नाम देते हैं। वॉइड का मतलब है शून्य, जहां पर कुछ भी नहीं है। वॉइड का मतलब है शून्य, जहां पर कुछ भी नहीं है। तो इंटर पार्टिकल स्पेस का नाम दिया जाता है, पार्टिकल पार्टिकल के बीच में ढेर सारे स्पेस होते हैं। तो ये दूसरी खास बात है। तीसरी खास बात यह है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जितने भी पार्टिकल हैं मैटर के अंदर, उनकी पहली और अंतिम इच्छा यही होती है कि वो मूव करना चाहते हैं, अपनी जगह पे नहीं रहना चाहते, वो क्या करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं। उनकी पहली और अंतिम इच्छा यही होती है। ठीक है। पर क्या सारे के सारे पार्टिकल सफल हो पाते हैं? बिल्कुल नहीं। वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल किस स्टेट में है। अगर पार्टिकल लिक्विड स्टेट में है या फिर गैसियस स्टेट में है तो वो मूव करेगा। पर वहीं अगर पार्टिकल सॉलिड स्टेट में है तो वो मूव नहीं करेगा, वो केवल क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। कोशिश कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, पर वो मूव नहीं कर रहा है। दैट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड पार्टिकल। ठीक है। तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। और अंतिम बात क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपने आसपास बुलाएगा कि आओ हमारे साथ दोस्ती करो। तो जितने भी पार्टिकल है मैटर के अंदर, सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। वो बात अलग है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है या फिर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कितना मजबूत है। कमजोर भी हो सकता है, मजबूत भी हो सकता है, या फिर एवरेज क्वालिटी का भी हो सकता है। पर कुल मिलाकर अगर हम लोग से बात किया जाए तो हम यही बोलते हैं कि पार्टिकल के मैटर जो है वो चार तरीके से हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं। वेरी वेरी स्मॉल, स्पेस बिटवीन देम, कॉन्स्टेंटली मूविंग, और अट्रैक्ट ईच अदर। नोट कर लीजिएगा इस बात को, तो नोट कर लीजिएगा। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। तो हम लोग एक एक करके चीज़ों को और एक्सप्लेन करते हैं। और एक्सप्लेन हम लोग कैसे करेंगे, एक्सपेरिमेंट से ही करेंगे। सबकी सब बात हमें एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि साइंस लव्स एक्सपेरिमेंट है। साइंस को एक्सपेरिमेंट पता है, पसंद है, और उसी एक्सपेरिमेंट से चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो एक एक करके हम लोग एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम चीज़ों को और क्लियर करते हैं। सबसे पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मैटर का पार्टिकल काफ़ी काफ़ी स्मॉल है। ये तो हमने स्टेटमेंट बोल दिया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, पर हमें अब प्रूफ करना है कि वाकई में मैटर का पार्टिकल काफ़ी छोटा होता है। तो हमें एक एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट को लेना पड़ेगा जिससे कि हम इस बात को साबित कर सकें कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। और इसमें हम लोग जो एक्सपेरिमेंट लेते हैं वो सेम एक्सपेरिमेंट लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, पोटेशियम पर मैग्नेट का हम लोग इस्तेमाल करके आसानी से ये बात को साबित कर सकते हैं कि मैटर का पार्टिकल काफ़ी काफ़ी छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, कि हम उसको अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल। ठीक है। तो प्रोसीजर देखिएगा हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने क्या किया है कि डिजॉल्व अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन 100 ml ऑफ वाटर। हमने एक बीकर लिया है और उस बीकर में हमने 100 ml ऑफ प्योर वाटर लिया है, एकदम साफ पानी। हमने क्या लिया है, प्योर वाटर। और इस प्योर वाटर का कलर क्या होता है, दैट इज कलरलेस, आप सभी को पता है। तो हमने एक कलरलेस मीडियम में हमने क्या डाल दिया, पोटेशियम पर मैग्नेट। फॉर्मूला बच्चे बच्चे को पता हो गया कि ये KMnO4 होता है, और इसका कलर क्या होता है, दैट इज हैविंग अ पर्पल कलर, इंटेंस पर्पल कलर, काफी डार्क
पर्पल कलर होता है। तो हमने एक छोटा सा क्रिस्टल लिया KMnO4 का, और उस छोटे से क्रिस्टल को हमने 100 ml प्योर वाटर में डाल दिया, और डालने के बाद उसको छोड़ देते हैं। फिर जब अच्छी तरीके से ये मिक्सचर मिक्स हो जाता है, मतलब कि अच्छी तरीके से KMnO4 का क्रिस्टल मिक्स हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब KMnO4 का क्रिस्टल पूरी तरीके से मिक्स कर जाएगा, पूरा का पूरा पानी किस कलर का हो जाएगा? डार्क पर्पल कलर का हो जाएगा। आफ्टर प्रॉपर मिक्सिंग होल वाटर विल बिकम दी डार्क पर्पल कलर। तो उस डार्क पर्पल कलर से हमने क्या लिया? 10 ml हमने लिक्विड लिया, और इस 10 ml लिक्विड को हमने फिर डाल दिया किसमें? 90 ml क्लियर वाटर। मतलब कि एक अलग से हमारा बीकर तैयार है, उस बीकर में हमने क्या किया है? 90 ml क्लियर वाटर लिया है। तो जो यहाँ पे 100 ml का जो मिक्सचर बना है, इसका KMnO4 प्लस वाटर का, तो उसमें से हमने 10 ml निकाला, और उस 10 ml को हमने 90 ml पानी में ट्रांसफर कर दिया, छोड़ देते हैं। तो छोड़ने के बाद देखते हैं कि फिर से पूरा का पूरा पानी क्या हो जाता है? पर्पल कलर का हो जाता है। पर सवाल ये है कि ये जो नया वाला पर्पल कलर है, पुराने वाले पर्पल कलर के बराबर होगा या फिर उससे हल्का होगा? नया वाला पर्पल कलर पुराने वाले पर्पल कलर से गाढ़ा होगा, या बराबर होगा, या हल्का होगा? बताइए। स्टार्टिंग 100 ml वाटर में हमने क्या किया था? पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल दिया, तो वहां पे डार्क पर्पल आ गया। उसमें से हमने 10 ml निकाला और 90 ml प्योर वाटर में डाल दिया, तो वहां पे कलर क्या होगा? तो बच्चे बोल रहे हैं कि हल्का होगा, लाइट पर्पल होगा, तो हम लोग बोल देते हैं कि डार्क पर्पल से वो क्या हो जाएगा? पर्पल हो जाएगा। फिर इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं? बार बार रिपीट करते हैं। नाउ फ्रॉम दिस सोल्यूशन टेक 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड ऐड इट 90 ml ऑफ वाटर। तो जो पर्पल कलर हमें मिला है उसको फिर से हम लोग क्या करेंगे? एक नए बीकर में डालेंगे, 10 ml 90 ml में ट्रांसफर करेंगे, तो वहां पे कलर और हल्का हो जाएगा, मतलब कि लाइट पर्पल हो जाएगा, फिर वेरी लाइट पर्पल हो जाएगा। फिर उस तरीके से पर्पल कलर जो है धीरे धीरे हल्का होता जाएगा। हम बार बार क्या करेंगे? प्रोसेस को रिपीट करेंगे। 10 ml लिया, 90 ml में डाला, 10 ml लिया, 90 ml में डाला, 10 ml लिया, 90 ml में डाला। तो प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे, और जब बार बार रिपीट करेंगे तो हमें एक बात ये समझ में हो जाएगा कि इन द सेम मैनर कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम, 5 से 8 बार हम लोग क्या करेंगे? सेम प्रोसेस को हम लोग रिपीट करेंगे। अच्छा, इसको नोट करिएगा। तो दैट इज द एक्सपेरिमेंट। ये क्या हो गया? हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया कि हमने सबसे पहले मिक्सचर बनाया पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल प्लस वाटर का, फिर 10 ml निकाल के 90 ml में ट्रांसफर करेंगे, फिर 10 ml निकाल के 90 ml में ट्रांसफर करेंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग 5 से 8 बार, या फिर जितना मन चाहे आप उतनी बार इसको कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सबने नोट कर लिया होगा। अब देखिए ऑब्जर्वेशन पार्ट क्या है। क्या हमें ऑब्जर्वेशन में मिलता है? कुछ ऐसा हमें मिलता है, स्टार्टिंग में जो कलर है वो डार्क पर्पल है, दैट इज डार्क पर्पल है। फिर क्या है? पर्पल हो गया। फिर क्या है? लाइट पर्पल हो गया। फिर पर्पल कलर जो होगा और भी हल्का हो गया, वेरी लाइट पर्पल, वेरी लाइट पर्पल। फिर और करेंगे तो देखिए अब पर्पल कलर जो है वो अब पिंक कलर का दिखने लगेगा, तो ये पिंक हो गया।
फिर यहाँ पे क्या होगा, लाइट पिंक हो जाएगा, मतलब कि फिर पिंक कलर जो होगा वो और भी हल्का होता जाएगा। हमें बस ये देखने को मिलेगा कि चाहे हम जितना भी प्रोसेस करेंगे, अब कलर ऑफ वाटर जो है वो कलरलेस नहीं रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ पर्पल नेचर या कुछ ना कुछ पिंक करेक्टरिस्टिक रहेगा ही रहेगा। तो चाहे कुछ भी करेंगे, अब कुछ ना कुछ कलर हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वो चाहे वो बहुत ही हल्का क्यों ना हो जाएगा, पर लिटिल बिट अमाउंट ऑफ पर्पल टेक्सचर या फिर पिंक टेक्सचर वो हमेशा रहेगा। सर आपने डार्क पर्पल वाटर का ये लिखा है, अच्छा ये वाटर है, सॉरी, ठीक है। ये वाटर है, 100 ml वाटर है, तो ये क्या हो जाएगा, डार्क हो गया। और यहाँ पे क्या है, ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है, KMnO, ठीक है। समझ में आया बात। तो चाहे कुछ भी कर लीजिए, अब पर्पल कलर पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ पर्पल नेचर मौजूद रहेगा ही रहेगा। अब सवाल ये है कि इससे हम लोग क्या साबित कर सकते हैं, इससे हम लोग ये साबित कर सकते हैं कि जो हमारा मैटर है उसके अंदर पार्टिकल काफी स्मॉल है, काफी स्मॉल है। शशिकांत पांडे, सर प्लीज एक्सप्लेन करिएगा, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कि हमने स्टार्टिंग में क्या लिया, एक बीकर लिया, उस बीकर में हमने 100 ml वाटर डाल दिया। वाटर जो होता है वो कलरलेस होता है। फिर इस 100 ml वाटर में हमने पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल डाल दिया। जब पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल डाला तो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा पूरा का पूरा मिक्सचर जो है वो क्या हो जाता है, डार्क पर्पल कलर का हो जाता है। फिर इसमें से हमने 10 ml निकाला और 90 ml पानी में डाला, तो 10 + 90 क्या हो गया, 100 हो गया। पर जो कलर है वो डार्क पर्पल से अब क्या हो जाएगा, लाइट पर्पल हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हमने यहाँ पर क्या किया, कलर को हम 10 ml फिर निकाला, 90 ml पानी में डाला, तो पर्पल कलर और भी हल्का हो गया। फिर इसी तरीके से प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे तो पर्पल कलर काफी हल्का हो जाएगा, तो अंत में हमें पिंक कलर भी देखने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप जितनी बार भी डाइल्यूट करिए, तो अंत में जो आपको मिक्सचर मिलेगा उसमें कुछ ना कुछ पर्पल कलेक्टरिस्टिक या पर्पल कलर आपको देखने को मिलेगा, या फिर पिंक कलर आपको देखने को मिलेगा, वो खत्म नहीं होगा। अब इससे हम लोग साबित क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको इससे इस तरीके से साबित कर सकते हैं कि जो हमारा मैटर है, क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल, उस मैटर के अंदर ढेर सारे पार्टिकल है, बहुत ढेर सारे पार्टिकल है, और उन पार्टिकल का साइज क्या है, बहुत छोटा है। और इसी वजह से उस छोटे पार्टिकल के साइज की वजह से कलरलेस वाटर को पर्पल कलर, अगर हम लोग ये सपोज करते हैं कि हमने इतना छोटा सा क्रिस्टल लिया और इस इतने छोटे से क्रिस्टल को अगर हम लोग ये मान के चलते हैं कि इसमें केवल 10 पार्टिकल है, पार्टिकल बड़े बड़े हैं और केवल 10 पार्टिकल है, तो क्या 10 पार्टिकल अंत वाले मिक्सचर तक जा पाता, बिल्कुल भी नहीं जा पाता। क्योंकि मान लेते हैं कि 10 पार्टिकल है, एक क्रिस्टल के अंदर केवल 10 पार्टिकल है, तो उस 10 पार्टिकल को हमने यहाँ पे डाला, तो अब इसमें पूरा का पूरा 10 पार्टिकल फैल गया है। अब इस 100 ml से हमने 10 ml निकाला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 पार्टिकल में केवल एक पार्टिकल निकलेगा और वह एक पार्टिकल इसमें चला जाएगा। जब इसमें जाएगा तो कलर ऑब्वियसली बात है कि हल्का हो जाएगा। पर अगर हम लोग इसमें से अब 100 ml में से 10 ml निकाल लें, पॉसिबिलिटी है कि वो एक पार्टिकल इसमें से निकल के इधर जाएगा या पार्टिकल निकल के जाए ना। अगर यहाँ पे पार्टिकल पहुंचे ही नहीं KMnO4 का, तो क्या इस वाटर का कलर पर्पल होगा, बिल्कुल भी नहीं। वाटर का कलर पर्पल इसी वजह से है क्योंकि यहाँ से पार्टिकल मूव कर रहा है, और वाटर का कलर पर्पल जो है वो लाइट इस वजह से हो रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल की संख्या कम होती जा रही है। जितना कम पार्टिकल ट्रांसफर होता जाएगा, पर्पल कलर भी उतना हल्का होता जाएगा। पर क्योंकि चाहे जितना भी डाइल्यूशन कर लें, हमारा वाटर जो है कुछ ना कुछ पर्पल कलर ऑब्टेन करेगा ही करेगा, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि चाहे जितना भी डाइल्यूशन करें, अंत में कुछ ना कुछ पार्टिकल जाएगा ही जाएगा। और ये इसी वजह से जा रहा है क्योंकि पार्टिकल की साइज काफी काफी होती है, पार्टिकल इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ऑब्जर्वेशन हमने ये देखा
This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water, about 1000 लीटर। सही बात है। कंक्लूजन की अगर बात करते हैं तो कंक्लूजन क्या है, यह है this activity proves that matter is made up of tiny particles, so we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate। बिल्कुल सही बात, एक पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल में करोड़ों particles होते हैं, which keeps on dividing themselves into smaller and smaller particles. Ultimately, a stage is reached when the particles cannot divide further into smaller particles. तो नोट कर लीजिएगा। ऐसे ये सब तो बेसिक सी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वेरी गुड श्रेया, ममता। पार्टिकल बहुत छोटा है, इसी वजह से इसका प्रॉपर डाइल्यूशन हो पाता है। अगर पार्टिकल बड़ा होता तो पार्टिकल अंत तक नहीं पहुंच पाता, तो अंत वाले मिक्सचर को कलर नहीं मिल पाता। अंत वाले मिक्सचर को कलर इसी वजह से मिल रहा है क्योंकि पार्टिकल काफ़ी छोटा है, तो बार बार डिवाइड होकर अंत तक चला जाता है। नोट इट डाउन प्लीज। आई होप नोट कर लिया होगा। तो एक एक्सपेरिमेंट हो गया। बिल्कुल बेटा दक्षा, दिस इज सेम विथ शुगर ऑल्सो, कि अगर हमसे कोई पूछा जाए कोई और एक्सपेरिमेंट बताइए जिससे का यूज करके हम लोग बोल सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर इज वेरी वेरी स्मॉल, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मिक्सिंग ऑफ शुगर इन वाटर कैन ऑल्सो प्रूव दिस एक्सपेरिमेंट। सेम कंक्लूजन हमें मिल सकता है अगर हम लोग शुगर को किस में यूज कर डिसॉल्व करें, वाटर में, क्योंकि वहां पे अब हमारा जो डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा वो अब स्वीटनेस हो जाएगा। यहाँ पे कलर था, वहां पे स्वीटनेस हो जाएगा। मतलब कि हमने एक बहुत ही ज़्यादा मीठा सा हमने सिरप बना दिया, ढेर सारा चीनी जो है एक पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो वहाँ पे स्वीटनेस जो है पहले हाई लेवल का हो गया। बाद में इसमें से कुछ कुछ पानी जो है हम लोग डाइल्यूट करते जाएंगे। 10 ml निकाला, 90 ml में डाला, फिर 10 ml निकाला, 90 ml में डाला, तो इस तरीके से हम लोग मिक्सचर को हम लोग डाइल्यूट करेंगे। तो मिक्सचर को डाइल्यूट करते करते चाहे जितनी बार भी करें, जो अंत वाला मिक्सचर मिलेगा उसमें कुछ न कुछ स्वीटनेस मौजूद रहेगी ही रहेगी, कुछ न कुछ स्वीटनेस मौजूद रहेगी ही रहेगी, जो इस बात को साबित करता है कि अंत वाले मिक्सचर में भी कुछ शुगर का पार्टिकल जा रहा है, जिसकी वजह से स्वीटनेस आ रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो हमने शुगर क्रिस्टल लिया था उसमें ढेर सारे पार्टिकल हैं। जब ढेर सारे पार्टिकल हैं तो पार्टिकल का साइज ऑटोमेटिकली छोटा होगा ही होगा, और इस ढेर सारे पार्टिकल को जब बार बार डाइल्यूट करते हैं तो अंत में कुछ ना कुछ पार्टिकल शुगर का पहुंचेगा, जिसकी वजह से वाटर विल बी स्वीट इन टेस्ट। बिल्कुल, शुगर सॉल्ट KMnO4, बिल्कुल सही बच्चा, बिल्कुल सही, सब बच्चे समझ गए। मेरे ख्याल से सबने नोट कर लिया होगा। शेल वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। आज के लेक्चर को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। सुपरनोवा, अगला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि जो मैटर का पार्टिकल होता है उसके अंदर स्पेस होता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज इंटर पार्टिकल स्पेस, और समटाइम आल्सो कॉल्ड एज वॉइड। अब इसी को हमें प्रूव करना है, तो प्रोसीजर देखिएगा क्या है प्रोसीजर, आप इसको देखिए और समझिए।
प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे ये करते हैं कि हमने पानी लिया है बीकर में, 50 ml पानी ले लीजिए, और इस बीकर में हम ऐड करेंगे क्या, हमने यहाँ पे मार्कर से मार्क कर लिया है, मतलब कि हमने एक बीकर लिया है और उस बीकर में हमने 50 ml पानी डाल दिया। जो ऊपर जो वाटर का लेवल है उस वाटर के लेवल को हमने मार्क कर लिया है कि हमें पता चले कि हमने स्टार्टिंग में कहाँ तक पानी लिया था। तो हमने मार्कर का इस्तेमाल करके हमने लेवल ऑफ वाटर को हमने मार्क कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमने केवल 10 ग्राम सॉल्ट लिया। अगर आपका मन है तो शुगर भी ले सकते हैं, अगर आपका मन है तो सॉल्ट भी ले सकते हैं, अगर आपका मन है तो KMnO4 क्रिस्टल भी ले सकते हैं, सेम चीज ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 10 ग्राम लिया, पर ध्यान रहे कि हम ज्यादा सॉल्ट या ज्यादा शुगर नहीं लेंगे, हमें केवल थोड़ा सा ही शुगर लेना है। अगर ज्यादा शुगर लेंगे तो हमारा एक्सपेरिमेंट फेल कर जाएगा। क्यों फेल करेगा वो हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे या थोड़ा सा शुगर लेंगे और उसको हम क्या करेंगे कि बीकर में अच्छे से उसको मिला देंगे। स्टेरर का इस्तेमाल करिए, चम्मच का इस्तेमाल करिए, अच्छे से उसको हम लोग मिला देंगे। मिलाने के बाद ग्लास रॉड का इस्तेमाल करके डिसॉल्व करने के बाद हम लोग देख यहाँ पे हमें सॉल्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, व्हेन ऑल द सॉल्ट हैज डिसॉल्व्ड वी आर गेटिंग सॉल्ट सोल्यूशन, कॉमन सी बात है। ठीक है, तो इतना हम लोग कर लेंगे, बस यही करना है, दैट इज द एक्सपेरिमेंट। एक बीकर लिया, इस बीकर में हमने पानी डाल दिया, सपोज हमने 50 ml पानी डाल दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे कि लेवल ऑफ वाटर को हमने मार्क कर लिया कि हमें पता चले कि स्टार्टिंग में हमने कितना पानी लिया था, हमने मार्कर लिया, उससे हमने मार्क कर लिया, पता चल गया कि इतना पानी लिया था। फिर इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा शुगर डालेंगे या फिर सॉल्ट डालेंगे या फिर KMnO4 का क्रिस्टल डालेंगे, और डालने के बाद उसको अच्छे से हम लोग उसको मिला देंगे कि पूरा का पूरा शुगर या सॉल्ट या क्रिस्टल पूरी तरीके से डिजोल्व कर जाए। डिजोल्व करने के बाद अब हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे कि वाटर का लेवल क्या है। नोट इट डाउन प्लीज। वाटर की डेंसिटी मोर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, बढ़ जाएगा, वाटर की डेंसिटी बढ़ जाएगा। पर हमें डेंसिटी से मतलब नहीं है, हम कुछ किसी और चीज को ऑब्जर्व करेंगे, किसी और चीज को हमें ऑब्जर्व करना है। इनफैक्ट हमें लेवल ऑफ वाटर ऑब्जर्व करना है। वेरी गुड साहिल यादव, समझ गया बच्चा। ओके, ऑब्जर्वेशन देखें, ये है, हमने यहाँ पे 50 ml पानी डाल दिया, इसको हमने क्या किया, मार्क कर दिया। सपोज लेवल ऑफ वाटर इज स्टिल हियर। फिर हमने सॉल्ट को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद अच्छे से स्टिर किया, स्टिर करने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो वाटर का जो लेवल है जितना पहले था उतने ही बाद में, मतलब कि लेवल ऑफ वाटर इज नॉट इंक्रीजिंग। क्यों क्यों नहीं इंक्रीज कर रहा है? अगर देखा जाए तो लॉजिकली अगर हमें देखना पड़े तो हम ये बोलेंगे कि लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज कर जाएगा। हमने पानी के अंदर क्या डाला है, हमने पानी के अंदर डाला है सॉल्ट, एक सब्सटेंस को हमने उसके अंदर मिक्स किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें लगता है कि लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज करेगा, पर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लेवल ऑफ वाटर जो है वो बिल्कुल भी नहीं इंक्रीज कर रहा है। दैट इज द ऑब्जर्वेशन पार्ट। देखिएगा ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ये है कि वी फाइंड दैट द लेवल ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इन बीकर इज एट द सेम लेवल where we marked it for water. This means that even after dissolving 10 gram of salt in 50 ml of water, the volume has not increased. यहाँ पे किसी भी तरह का वॉल्यूम इंक्रीज हो ही नहीं रहा है, जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम बाद में है, मिक्सिंग करने के बाद में है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो ही नहीं रहा है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि this experiment tells us that when salt is dissolved in water, its crystal separates into very fine particles. सॉल्ट जो होता है वो पार्टिकल नेचर का है, तो जितने भी पार्टिकल है सब के सब सेपरेट कर गए हैं। एंड दीज फाइन पार्टिकल्स of salt go into the space between the
वेरियस पार्टिकल्स ऑफ वाटर, वाटर पार्टिकल के बीच में ढेर सारे स्पेस हैं और इन्हीं स्पेस के अंदर जो है वो सॉल्ट के पार्टिकल जाकर गुम हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर किसी भी तरह का वॉल्यूम इंक्रीज हो ही नहीं रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे बीकर ले लिया और इस बीकर में हमने क्या किया है, पानी डाल दिया है। सपोज कर लीजिए कि पानी का पार्टिकल कुछ ऐसे है, तो हमने यहाँ पे पानी के पार्टिकल को एनलार्ज करके लिख दिया। अब इन सारे पानी के पार्टिकल के बीच में क्या है, खाली खाली स्पेस है। तो जब हम लोग सॉल्ट के क्रिस्टल को हम लोग डालते हैं, किसको, सॉल्ट के क्रिस्टल को डालते हैं, तो सॉल्ट का क्रिस्टल इन खाली खाली जगह पे क्या कर देता है, छुप जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर कोई भी तरह का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है, सब वैसे की वैसे। इस आधार पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल है, जैसे यहाँ पर वाटर के अंदर जो पार्टिकल है उनके बीच में ढेर सारे स्पेस हैं और इन्हीं स्पेस में जो सॉल्ट का पार्टिकल है वो जाकर एडजस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज नहीं करता। अब सवाल ये है कि अगर हमने ढेर सारा सॉल्ट मिला दिया होता या ढेर सारा शुगर मिला दिया होता, क्या वाटर का लेवल सेम होता? नहीं, तब वाटर का लेवल बढ़ जाता। क्यों वाटर का लेवल बढ़ जाता? क्योंकि वाटर पार्टिकल के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है या वॉइड है वो लिमिटेड है। वो क्या है बेटा, लिमिटेड है। वो अपने अंदर कुछ ही सॉल्ट के पार्टिकल को अकोमोडेट कर सकता है। पर अगर हमने ढेर सारा सॉल्ट का पार्टिकल डाल दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना स्पेस है उसके अंदर सॉल्ट का पार्टिकल तो जाएगा ही जाएगा, पर जो एक्स्ट्रा सॉल्ट का पार्टिकल है वो क्या करेगा, वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ पर आप लोग को सॉल्ट या शुगर जो लेना है वो लिमिटेड अमाउंट में लेना है, अनलिमिटेड अमाउंट में लेने से बचना है। सर एग्जाम्पल, अगर सर एग्जाम्पल शुगर मिक्सिंग इनटू वाटर, अगर हम और शुगर, ओके, ममता बोल रहे हैं कि अगर हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते जाएं और काफ़ी ज़्यादा शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते जाएं तो क्या शुगर वाटर में डिसॉल्व करना बंद करेगा? बिल्कुल, क्योंकि एक सॉल्वेंट की अपने अंदर किसी सॉलिड को डिसॉल्व करने की एक कैपेसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। आप फर्दर पढ़ेंगे, क्लास 9 में ही पढ़ना है इसको, सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको बताना है। तो सॉल्युबिलिटी से डिसाइड होता है कि एक सॉल्वेंट कितना सॉलिड को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, एक लिमिट होता है। तो अगर हम लोग शुगर को डिसॉल्व करते जाएं तो हमें देखना पड़ेगा कि एक ऐसा वक्त आता है उसके बाद और ज़्यादा शुगर पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, तो नोट इट डाउन प्लीज, नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में हमें यही आपको बताना था कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और इसमें हमने 4 में से 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आपको बता दिया है। एक पार्टिकल साइज काफ़ी छोटा होता है, दूसरा होता है पार्टिकल के बीच में
स्पेस मौजूद होते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दी टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर लिया है। अगले लेक्चर में हम लोग बाकी का जो दो करेक्टरिस्टिक बचा हुआ है, मतलब कि ये कॉन्स्टेंटली मूविंग वाला और दूसरा जो है वो क्या, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इतना ही आज के क्लास के लिए रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं तो हम लोग और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। अभी अगर आपको कोई डाउट है या कोई भी दिक्कत आ रही, कोई भी परेशानी है, तो उसको आप शेयर करिए, हमारे व्हाट्सएप पेज के साथ शेयर करिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। और रिवाइज करते रहिए अपने लेक्चर को, रिवाइज करना मैंडेटरी है। जब भी लेक्चर ख़त्म हो उसके बाद 15-20 मिनट थोड़ा सा बैठिए और जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करिएगा, नोट्स प्रॉपर मेकिंग करते रहिएगा, क्योंकि अंत में जाके आपको नोट्स ही समझ में आएगा। और शीट आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फ्यूचर क्लासेस में, तो शीट्स को भी आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो अच्छी बात है कि आपको डाउट नहीं है। ममता यादव, श्रेया मिश्रा, ओके, थैंक यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। ऐसी